कैसा है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए इस बार फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे प्रॉमिस किया था पिछली कक्षा में कि अब से जो क्लास होगी, आगे की जो क्लास होगी, उसमें हम आपको फिजिक्स का भी क्लास उमा क्लासेस में देंगे। तो हम अपना प्रॉमिस को पूरा करते हुए बाबू आप लोगों की रुचि को देखते हुए आप लोग का डिमांड था कि सर हमको फिजिक्स का भी क्लास दिया जाए, तो आप लोगों की डिमांड के आधार पे बाबू अब से हम उमा क्लासेस पे आपको फिजिक्स का भी क्लास देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बाबू रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये भाई बहन का पावन त्योहार है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से मनाइए। तो चलिए आगे हम फिजिक्स में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन, है ना। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? भौतिकी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो आप लोग का सवाल होगा कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही काहे चालू करते हैं? तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से इसलिए चालू कर रहे हैं बाबू कि जब हम फिजिक्स पढ़ना चालू किए थे ना, मतलब 8 क्लास तक तो हम सीरियस थे ही नहीं, और जब 9th क्लास में आया ना तो हमको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ाया गया ना वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम भी सोचे कि आप लोग को यही से स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन से। तो चलिए चालू करते हैं। क्या है बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? पहले जानेंगे कि क्या क्या टर्म आता है, क्या क्या चीज आता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें आएगा बाबू आपका, देखिए कोई प्लेन सरफेस रहेगा, ठीक है ना। मान के चलिए प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ठीक है, जो हम लोग अक्सर घर पे यूज करते हैं वही वाला। यहाँ से सपोज मान के चलिए कोई लाइट आया, ये आ रहा है, ठीक ना, और टकरा करके वापस इसी माध्यम में, इसी मीडियम में चल गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना बाबू, यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है ना। अब देखिए जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई प्रकाश का किरण किसी दर्पण पे या किसी तल पे आपतित होता है, इंसिडेंस होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वेन a light of ray incident on a reflecting surface and bounce back in same medium is called what? Reflection of लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे बाबू? जब कोई किरण किसी समतल पे, किसी तल पे आपतित होता है, इंसिडेंट होगा, और उससे टकरा करके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके फिर प्रवर्तित हो जाएगा उसी माध्यम में, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात को पकड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपतित किरण कौन सा है? ये इंसिडेंट है, या आपतित किरण, और परावर्तित किरण ये रिफ्लेक्टेड है, या परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। आई जो अभिलंब बीच में रहता है ना, इसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। हिंदी में कहे तो अभिलंब।
और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतित कोण और परावर्तित कोण, ठीक है ना। आपतित कोण को आई से डिनोट करेंगे, परावर्तित कोण को आर से डिनोट करेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो जान गए, किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई किरण किसी सरफेस से किसी तल पे आपतित होता है और उस तल से टकरा करके उसी मीडियम में परावर्तित हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ कुछ टर्म है बाबू जिसको कि हमको परिभाषित करना जरूरी है, ठीक है ना। अगर उस टर्म के बारे में आप नहीं जानिएगा तो फिर आपका जो है ना ये नॉलेज अधूरा रह जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या टर्म इसमें आता है। सबसे पहले हम फोटो फिगर बना लेते हैं, यहीं से हम लोग को टर्म मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या टर्म मिला। एक है आपका इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण जो आ रहा है किसी मीडियम से आ रहा है सरफेस पे टकराने के लिए, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बाबू। सबसे पहला है हमारा इंसिडेंट रे या आपतित किरण। कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हेन लाइट रे come to a medium and strike on any surface is called इंसिडेंट रे। किसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जब कोई प्रकाश का किरण किसी मीडियम से एक तल की ओर आकर के उस तल से टकराती है तो उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब रिफ्लेक्टेड रे। या परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे बाबू, परावर्तित किरण। आइए दिखाते हैं आपको किसको कहते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट bounce back in same medium। सेम मीडियम मतलब मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे is called रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण किसको कहेंगे बाबू, जब
किरण जो है स्ट्राइक से तो टकराया तो उसको कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जब वही किरण स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक होगा सेम मीडियम में, मतलब सेम मीडियम में वापस आएगा, तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण। सेम मीडियम मतलब कौन सा मीडियम, कौन सा माध्यम है? जिस माध्यम से आपका आपतित किरण आएगा उसी माध्यम में वो किरण जो है वापस चला जाएगा। तो जो किरण बाउंस बैक हो करके सरफेस से जो है टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला जाए जिस मीडियम से आपका आपतित किरण आया है, तो उसको कहेंगे परावर्तित किरण। समझ गए? अब क्या है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको मिटाते हैं बाबू। नॉर्मल, या इसको कहते हैं हिंदी में अविलंब, है ना। नॉर्मल किसको कहेंगे, अविलंब किसको कहेंगे? When a line draws perpendicular to the surface, which divided angle of incidence and angle of reflection in equal parts. It's called normal. अविलंब किसको कहेंगे? जब हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तल पे, जिस तल पे हमारा आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित किरण टकरा के जा रहा है, उसी तल पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, सीधा 90 डिग्री से, ठीक है। और लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो जो आपतित किरण आ रहा है ना और जो परावर्तित किरण हो जा रहा है, तो यहाँ से आपतित किरण का जो कोण बन रहा है और परावर्तित किरण का जो कोण बन रहा है, लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन जो है दोनों को बराबर भाग में बांटे। तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा तब इस लाइन को हम लोग कहेंगे अविलंब, नॉर्मल। ठीक है, समझे? हाँ। अब देखिए इंसिडेंट, नहीं सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको काफी से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे? अविलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, ठीक है, आपतन का कोण, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण किसको कहेंगे? अविलंब और परावर्तित कोण के बीच में बनने वाला कोण को परावर्तन का कोण कहेंगे, ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या टर्म आता है बाबू, उसको हम आपको डिफाइन करके बता दें,
ठीक है, उसका डेफिनेशन आप जान गए। अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, कि परावर्तन का क्या क्या नियम होता है। जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो नियम होगा ना बाबू, बिना नियम का तो ये संसार चलेगा नहीं, तो इसका भी एक नियम है। आइए जानते हैं क्या नियम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। क्या है परावर्तन का नियम? तो इसका दो नियम क्या क्या? पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही तल पे रहेगा, एक ही सरफेस पे रहेगा, सेम सरफेस पे रहेगा, ठीक है। हाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray is always on same reflection point। मतलब क्या समझ, परावर्तन का नियम में पहला नियम क्या आता है कि आपतित कोण, परावर्तित कोण और नॉर्मल हमेशा एक ही पॉइंट पे रहेगा, रिफ्लेक्शन का एक ही पॉइंट पे रहेगा, परिवर्तन का एक ही बिंदु पे रहेगा। बात को समझे? हाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज ऑन सेम रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, सबका रिफ्लेक्शन पॉइंट सेम है ना। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट ये है आपका, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सारा जो है तीनों चीज हमारा एक ही पॉइंट पे है, जिसको कहेंगे परावर्तन का बिंदु, रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। इसी को कहेंगे हम लोग, आपको सब चीज डिनोट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। रिफ्लेक्शन पॉइंट मीन्स परावर्तन का बिंदु, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स R इक्वल टू एंगल R। क्या कह रहा है इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित कोण इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल जितना डिग्री होगा उतना ही डिग्री ई एंगल होगा। अगर गड़बड़ हुआ एंगल में तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात को एकदम समझिएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर, ठीक है। यह है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, जो हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है और कैसे बनता है ना, वो भी जानना जरूरी है ना। ये हम लोग यहाँ तक जान गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक जान गए। अब हम लोग आएंगे प्रतिबिंब में, इमेज में, कैसे उसमें इमेज बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाबू अब हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में कैसे इमेज बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण बना लेते हैं। ये आपका दर्पण बनेगा, ठीक है। इस साइड पेंट है, ठीक है ना। जो पेंटेड साइड रहता है बाबू, बहुत कुछ क्वालिटी का पेंट उस पर चढ़ा रहता है, ठीक है ना। लेड सिल्वर पेंट उस पर चढ़ा रहता है ताकि प्रकाश का किरण जो है इससे पार ना जा सके, ठीक है। हाँ, ताकि लाइट से इससे पार ना जा सके। तो इस पे इमेज कैसे बनेगा बाबू? एक एक्सिस खींच देते हैं, ठीक है। ये एक्सिस है,
जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं, मुख्य मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट ये ठीक है। अब इससे तो अनगिनत बिंदु जो है, अनगिनत प्रकाश का किरण यहाँ से होकर के इस पे टकराएगा, अनगिनत प्रकाश का किरण से होकर के मिरर पे टकराएगा, लेकिन हम लोग केवल 2 किरण लेंगे, ठीक है ना, जिससे मुख्यतः इमेज बनेगा। हम लोग केवल 2 किरण लेंगे ताकि हम लोग को जो है अंदाजा लग जाए, पता चल जाए कि कैसा इसका इमेज बन, ठीक है ना। तो मान के चलिए कोई किरण जो है यहाँ से गया डायरेक्ट, इससे टकराया, और ये किरण आपको क्या दिख रहा है, पर ये देखिए सरफेस से पूरा अभिलंब है, परपेंडिकुलर जा रहा है, टकरा रहा है। तो जब भी कोई प्रकाश का किरण एकदम परपेंडिकुलर जाकर के कोई सरफेस से टकराएगा तो वो एकदम उसी रास्ता में वापस आएगा, परपेंडिकुलर ही वापस आएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गया यहाँ से परपेंडिकुलर आके से टकराया, तो यहाँ से टकराया ना, तो ये इसी रास्ता में वापस भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई प्रकाश का किरण मान के चलिए गया, ये तो जाके टकराया, अब कोई मान के चलिए गया ऐसा और टकरा करके वापस आ गया, ये टकराया और ये कोण के साथ वापस आ गया, ठीक है। तब अब देखिए, अब ये तो कटता हुआ नहीं दिख रहा है बाबू, जब तक प्रकाश का किरण एक दूसरे को नहीं काटेगा तब तक बन पाएगा, इमेज बन पाएगा नहीं ना बनेगा जी। तब ये कैसे कटता हुआ प्रतीत होगा, कैसे ये कटेगा, तब हम लोग इसको मान लेंगे। अब हम लोग इसको मिरर के पीछे जो है बनाते हैं, ठीक है। ये जो अभिलंब वापस गया है ना, ये जो नॉर्मल जैसा आया प्रकाश का किरण उसी रास्ता में वापस गया, तो रिफ्लेक्टेड रे का हम लोग एक आभासी लाइन बना लेंगे, वर्चुअल लाइन बना लेंगे, ठीक है। एक का बना लिए, अभी दूसरा का भी बनाना पड़ेगा, तो दूसरा का ही बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा महसूस हो रहा है ना बाबू कि ई बिंदु से जो है ये प्रकाश का किरण वापस आ रहा है, महसूस हो रहा है कि नहीं। ये ओरिजिनल में नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है, मतलब ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है कि वहां से ये बिंदु से प्रकाश का किरण वापस आ रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। इट कुड बी अपेयर, हाँ, ऐसा हम लोग को अपेयरेंस आ रहा है, महसूस हो रहा है। तो जहां से महसूस होगा ना वहीं पर आपका इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा। तब ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना ना, अब इसका प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसा रहेगा। तो जो इमेज बना ना बाबू, ये इमेज हमेशा सीधा रहेगा, कैसा रहेगा, सीधा। और ये जो इमेज बना, ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ध्यान रखिएगा बात को। क्या, जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा, सॉरी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। दो चीज हो गया। तीसरा, जितना डिस्टेंस इसका रहेगा दर्पण से ऑब्जेक्ट का, उतना ही दूरी में पीछे इमेज का भी डिस्टेंस रहेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। और दर्पण से जितना दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, पीछे इमेज जो बनेगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इमेज जो है ना बाबू आभासी होगा, वर्चुअल इमेज होगा, रियल इमेज नहीं होगा। ये इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, स्क्रीन के पीछे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए वर्चुअल इमेज होगा। तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिख देते हैं। कैसा इमेज बनेगा बाबू, वर्चुअल इमेज। मतलब आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, सेम डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी का। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे पीछे उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है। तीसरा, इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा, वैसा सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। और चौथा क्या, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट।
वस्तु के बराबर। इमेज का प्रॉपर्टी समझ गया ना। अगर सवाल आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, आप उसको डिफाइन कीजिए। तो द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, ठीक है, एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस बैक साइड फ्रॉम द मिरर, है ना, एंड इट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप चाहे तो खुद से भी बना करके लिख सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना गया जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा और सीधा होगा, और जितना दूरी पे वस्तु आपका रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पे आपका पीछे में इमेज बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। समझ गए? हाँ, ऐसे आप जो है ये प्लेन मिरर के द्वारा बना गया इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके मन में कोई सवाल आना चाहिए बाबू, इससे आना चाहिए, बिल्कुल सवाल रेज होना चाहिए क्या कि सर आप तो बताएं ठीक है कि इमेज जो है सीधा बनेगा, ठीक है, और आपका वस्तु के बराबर बनेगा और आभासी इमेज बनेगा। आभासी वर्चुअल और इरेक्टेड तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये जो इमेज बनेगा आप बता रहे हैं कि जितना दूरी पर वस्तु स्थित रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पर इमेज भी बनेगा। तो इसका कोई प्रूविंग भी हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है बाबू, बिल्कुल हो सकता है इसका प्रूविंग। आइए हम आपको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये सवाल रेज नहीं हो रहा है तो रेज होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए। वाकई में जितना दूरी पर वस्तु जो है दर्पण से होगा उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा? वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। आइए हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। हाँ तो बाबू अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि प्लेन मिरर में बना हुआ जो इमेज है जितना दूरी पे वस्तु स्थित होगा पीछे भी उतना ही दूरी पे बनेगा। ऐसा प्रूविंग हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। आइए तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए फिगर बनाना होगा। फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। फिगर आपका बनेगा, मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पे स्थित, ठीक है। अब यहाँ से कोई किरण गया, अविलंब टकराया, फिर तो उसी मीडियम में वापस आएगा वो किरण, है ना। अब यहाँ से कोई किरण जाके टकरा करके मीडियम में वापस आया। समझ रहे ना बात को? हाँ, तब ये तो कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग आभासी रूप में पीछे बढ़ाएंगे जहां से ये कटता हुआ प्रतीत होगा। तो ये देखिए यहाँ से वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों किरण आपका ये यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हम लोग का इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये हो गया बाबू आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु, और ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। अब सबका नेमिंग कर देते हैं ना। ये मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए है तो पीछे बना तो इसको ए डैश मान लेते हैं। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अब हमको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए डैश बी, है ना। ये दोनों हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बाबू? टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी ए डैश, ये हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा? तो इसमें हम लोग को गणितीय विधि लगाना पड़ेगा बाबू। आप फिर कहिएगा कि सर आपको बोले फिजिक्स पढ़ाने तो आप फिर पढ़ाने लगे मैथ। तो बाबू गणित के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है बच्चा, ठीक है ना। मैथ ही जो है जीवन का आधार है। मैथ के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज में, सोने से लेके जागने तक में, उठने से लेके बैठने तक में, खाने से लेके पीने तक में, हर जगह पे मैथ का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे आइए अब हम देखते हैं कि मैथ का क्या प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं बाबू प्रूविंग। तो देखिए दो गो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। कौन कौन सा? ए बी सी और ए डैश बी सी बन रहा है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी सी, ठीक है। क्या है इस ट्रायंगल में, क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए ये वाला जो कोण है बराबर है, यस और नो? गुड, ये कोण आपका बराबर है।
मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी सी, किससे? 90 डिग्री से। अभिलंब कोण से, बराबर है ना बाबू? हाँ, तो ये अभिलंब बना बाबू 90 डिग्री एंगल से ये इक्वल हो गया। अब दूसरा, यहाँ पर जब ये किरण आपतित होकर परावर्तित हो रहा है तो एक नॉर्मल भी बनेगा ना, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा, यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा बाबू? बनेगा। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? ये लाइन ए डैश के पैरेलल दिख रहा है, ए डैश के पैरेलल है कि नहीं है? नॉर्मल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मैथ के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को, जब कोई दो समानांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है बाय अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण से। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारा एक एंगल आ गया बाबू, बराबर ध्यान रखिएगा ना। और एंगल ए सी एन इक्वल टू एंगल एन सी, इसको हम लोग दे देते हैं ना डी, दे देते हैं ना एन सी डी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं ना, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट हो गया ए सी एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एन सी डी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होता है। हाँ, आप देखिए अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ए सी जो है ये तिर्यक लाइन है, तिर्यक लाइन इसको काट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल, एंगल ऑफ एकांतर कोण से। तो एंगल ए सी एन इक्वल टू एंगल सी ए बी होगा ना, हो जाएगा ना बाबू? किससे? अल्टरनेट एंगल से, इसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, आप देखिए ये इक्वल टू, तो ये हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है तो काहे लग रहा है, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताते हैं। ये देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये तो तिर्यक लाइन जो है इससे पार हुआ था, ये दोनों हो गया इक्वल एकांतर कोण से। तो ये आर और ये वाला ए ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसका तिर्यक रेखा कौन सा है? ए डैश डी काट रहा है ना, ये रेखा जो है दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है। तो ये वाला कोण जो है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला कोण, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल से, संगत कोण से बराबर होगा। ये क्लास हम आपको देंगे मैथ में, कोण का एक अलग से क्लास हम आपको देंगे, उसमें सारा कोण के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी यही जानेंगे। तो ये आर और ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होगा, मीन्स एन सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, किससे? कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बाबू हिंदी में? संगत कोण। ठीक है ना। तो एसीएन इक्वल टू सी ए बी है और एनसीडी इक्वल टू बी ए सी है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गुड, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए टेन सी ए बी इक्वल टू बी ए सी हो गया। ये देखिए एक कोण हमारा यहाँ से इक्वल निकल गया, एक कोण हमारा यहाँ से इक्वल निकल गया, निकला ना बाबू? ये कोण, ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों कोण इक्वल हो गया और ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल हो गया, बी ए सी और सी ए डैश, सी ए डैश है बाबू ना, ध्यान रखिएगा, सी ए डैश डी। ठीक है, डैश उसमें थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा मत, ध्यान दीजिएगा।
तो ये दोनों कोण हमारा बाबू बराबर हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने के लिए, सर्वांगसम के त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग को क्या मिलना चाहिए? 3 चीज बराबर मिलना चाहिए। तो 2 चीज तो हमको मिल गया बराबर, 2 को एंगल हमको बराबर मिल गया, और एक चीज क्या बराबर होना चाहिए? या तो तीसरा भी एंगल बराबर होना चाहिए, नहीं तो कोई साइड बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए ये साइड बीसी साइड दोनों में है, एंगल ए बी सी में भी है और एंगल ए डैश बी सी में भी है ना। तो बी सी इक्वल टू बी सी, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। ये त्रिभुज का क्लास में हम आपको देंगे, बताएंगे सारा, ठीक है ना। तो बीसी इक्वल टू बीसी हो गया, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डैश बी सी होगा ना। किससे? क्या क्या से? एंगल साइड एंगल से, 2 गो एंगल इक्वल है, एगो साइड इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी सी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है बाबू, तो सर्वांगसमता का क्या नियम होता है? कॉन्ग्रुएंसी का क्या प्रॉपर्टी होता है? जब कोई 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो उसका सारा साइड, सारा भुजा और सारा कोण, सारा एंगल इक्वल होता है। समझिएगा बात को। तो बी ए जितना होगा उतना ही बी ए डैश होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू। इतना में काम बन जाएगा। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो भुजा ए बी इक्वल टू ए डैश बी होगा कि नहीं होगा? होगा। किससे? सी पी सी टी सी से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। तो इसलिए जितना दूरी पर बाबू प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। प्रूव हो गया ना? हाँ, प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? कैसा रहा क्लास ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का क्लास कैसा रहा? प्रवर्तन का क्लास अगर ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, तो बताइए कि हाँ सर अच्छा रहा, और कोई त्रुटि हुआ, कोई कमी हुआ तो भी कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप थोड़ा सा और इलेबरेट कीजिए, समझाइए, तो भी हम समझाएंगे बाबू, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगला क्लास में बाबू हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे, इससे प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है, कितना डिग्री पे इमेज बनता है, कितना दूरी होना चाहिए, इस पे हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा वो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।